राम राम दोस्तों, आप सबों को। ये बहुत ही ज्वलंत विषय है अभी का, जो चैन से बैठने नहीं दे रहा था मुझे, क्योंकि कुछ सवाल उठ रहे थे दिमाग में और उसका जवाब मेरे पास नहीं था। क्योंकि मणिपुर की हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जानता था, या नहीं जानता था बोल सकते हैं आप। बिल्कुल नहीं जानता था। सिर्फ इतना जानता था कि नॉर्थ ईस्ट में जो है काफ़ी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी से कभी कभी पंगे लेते रहते हैं। कुछ समझौते हुए हैं, कुछ युद्ध विराम हुए हैं, और उसके बाद आर्मी और इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में कुछ शांति वगैरह थी। बस मोटा मोटी इतनी ही जानकारी मुझे थी। लेकिन जब से एक सुप्रीम कोर्ट के नालायक ने उल्टे पुल्टे कमेंट किए, तो देखो, विपक्षी पार्टियां उल्टा पुल्टा बोलती है तो मैं सुनता भी नहीं हूँ उसको, क्योंकि पता है ये सब पैदा इसी देशद्रोही हैं। इसलिए नहीं कि वो विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन उनके आचार विचार, उनके जो क्रियाकलाप हैं, वो साफ साफ दिखाते हैं कि वो, अगर भारत तरक्की करता है, भारत में कोई खुशखबरी आती है, तो उसमें वो खुश नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए कि मोदी के नाम पर उसका क्रेडिट जा रहा है। तो इस लेवल का नेगेटिव थॉट प्रोसेस इन लोगों का हो चुका है कि उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ देखने का मन नहीं होता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के एक नालायक ने ऐसी बातें उल्टी पुल्टी की, तो थोड़ा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि ये बंदा, ये तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी 80% से ऊपर जो है ये वामपंथी ही सोच के लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि ये लंबा इकोसिस्टम है जो धीरे धीरे एकदम घर कर चुका है, और ये आसानी से जाने वाला नहीं है। कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। चलो, एक अलग सब्जेक्ट है। तो मेरे दिमाग में ये काफ़ी परेशान कर रहा था ये सवाल कि आखिर ये मणिपुर में इंसर्जेंट ग्रुप्स करते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? कोई ये हिंदू मुस्लिम दंगा तो था नहीं, या उस टाइप का कोई रिलीजियस टाइप का जो हो कम्युनल दंगा तो था नहीं। तो दोनों ट्राइब ही हैं, 2-3 ट्राइब्स वहाँ पर, तो वो आपस में लड़ क्यों रहे हैं? कारण क्या है? तो इसलिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा, और एक रिसर्च पेपर हाथ लगा जो हमारे इंडियन आर्मी के ही किसी एक ऑफिसर ने 2016 में पब्लिश किया था, और उसी से कुछ अंश मैंने लिए हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा भौगोलिक संरचना जो है मणिपुर की, ज्योग्राफी जो है, उसको थोड़ा देर जान लेते हैं, वो आसानी रहेगी आगे। तो ये जो है, आप जो बॉर्डर एरिया जितने देख रहे हैं ना, जो नागालैंड से लगा हुआ है, म्यांमार से लगा हुआ एरिया, ये सारे के सारे माउंटेन एरिया है। हाई माउंटेन्स, 7000 मीटर के आसपास ऊंचाई है। और ये अंदर की तरफ जैसे जैसे आते हैं तो ऊंचाई कम होती जाती है माउंटेन्स की, और वो हिल बोल सकते हैं उसको। और 2000 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। और ये तराई का एरिया जो है, इम्फाल और ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये जो वैली है, वो करीब करीब 700 मीटर के आसपास ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। तो इसका जो हिस्ट्री है उसमें जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से कम्युनिटीज़ हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या कंपोजिशन है सोसाइटी का। एक बार उस पर नज़र डालते हैं।
तो जो तराई का एरिया जितना भी है उसमें आप मेनली देख रहे हैं जो रेड कलर में ये और ये मैथई कम्युनिटी है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है 56% वो हिंदू हैं, वैष्णव। ये कुकी और नागा ये सारे हिंदू ही थे पहले, लेकिन अभी इसमें बहुतायत में आप मान के चलिए मेजॉरिटी ऑफ कुकीज एंड नागाज को अंग्रेजों के समय से ही क्रिश्चियन मिशनरियों ने कन्वर्ट कर दिया है और वो क्रिश्चियन बन गए हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये सारे जो हैं ये लाइट ब्लू कलर में जो देख रहे हैं 3 जगह पर, ये कुकी है, कुकी कम्युनिटी। और उसके बाद ये जो खाली एरिया जो देख रहे हैं वो नागा है पूरा। 50 से 60% एरिया जो है उसमें नागा है। और नागा की पॉपुलेशन कितना है? 22%। इतना बड़े एरिया में कुकीज हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है? 7.5%। ठीक है, तो 22 और 7.5 29%। ये मानिए ये क्रिश्चियंस। आने के लिए नागा और कुकी हैं, वो एथनिसिटी है, लेकिन रिलीजन देखें तो ये क्रिश्चियन हो चुके हैं। ठीक है, और वो सब फसाद की जड़ वहीं से है। ये पांगल्स जो है ये आपके ये बीच में थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, जो करीब 6.5% हैं। वो मैथीज ही थे, लेकिन वो मुस्लिम बन चुके हैं, कन्वर्ट कराया जा चुका है उनको। तो वो 6.5% के आसपास उनका पॉपुलेशन है। जोमीज है, अदर्स है 4%, जिसमें नेपाली वगैरह सब आते हैं, गोरखा वगैरह। तो चलो वो सब इशू नहीं है, क्योंकि उनके बीच में वो लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं अभी जो भी इशूज आ रहे हैं वो मेनली ये 3 कम्युनिटीज है, मैथीज, कुकीज एंड नागा। ये तीनों आपस में उठापटक कर रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ पर है, क्यों है ऐसा? सारी दिक्कत की जड़ है ये मिशनरी। थोड़ा सा देखते हैं, उसमें से मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया है। तो these 3 groups stayed together for centuries। ये तीनों ग्रुप जो है नागा, कुकीज एंड मैथई, ये तीनों के तीनों ग्रुप्स जो हैं, कम्युनिटीज हैं, शताब्दियों तक पीसफुली रहते रहे हैं। उनमें कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी। कुकीज मोस्टली 2000 फीट की ऊंचाई वाले तराई से थोड़ा ऊपर वाला जो एरिया है उसमें थे। नागा मोस्टली वो हाई हिल और माउंटेन एरिया में थे। और मैथई जो है वो नीचे तराई में थे। ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ वहाँ पर 1891 में, और वहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया। फुट डालो, शासन करो। तो वहाँ से कम्युनिटीज को लड़ाना शुरू किया आपस में, और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई। इसमें अब इंडिपेंडेंस के बाद की बात आती है। क्या है कि देखो, पहले सब हिंदू थे, कुकी भी, मैथई भी एंड नागा भी। लेकिन ये मिशनरियों ने जब कन्वर्सन किया तो उनका थॉट प्रोसेस सब कुछ चेंज हो गया उसके अनुसार। और उनका जो, क्योंकि वो सब इंस्ट्रक्शंस जो है ना चर्च से मिलता है, क्या करना है नहीं करना है। हर संडे को मास होगा, उसमें पूरा कम्युनिटी को इंस्ट्रक्शंस होता है। और जो इंसर्जेंट ग्रुप्स वगैरह जो भी हैं वो सब
अच्छी तरह से इसमें चर्च वगैरह से लिंक्ड होते हैं। In the post-independence context, the revolutionary movement in Manipur are an outcome of several deep-rooted factors. तो यहाँ पर जो इंसर्जेंसी जो मूवमेंट्स जो शुरू हुए उसके काफ़ी डीप रूटेड कारण हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिसके वजह से ये सब शुरू हुए। जैसे जब भारत में इनको मिलाया गया तो ये सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उन सबको फोर्सफुली मिलाया गया कुछ को, तो उसकी वजह से एक डिसइंचेंटमेंट उनके अंदर था, एक परसेप्शन वैसा उनके दिमाग में था। द थ्रेट पोज्ड बाय द नागा मूवमेंट, अब नागा जो है ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे थे वो लोग, उसकी वजह से भी इन लोगों को थ्रेट महसूस हो रहा था। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने अपना एक मिलिशिया टाइप का तैयार किया। पुअर गवर्नेंस बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1949 में मणिपुर जो है भारत में शामिल हुआ। 1949 अक्टूबर 15 तारीख, वहाँ से लेके 1972 23 साल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा। तो सारा शासन व्यवस्था जो है ये बाबुओं के हाथ में रही और उन लोगों ने पूरा सबको बिगाड़ के रख दिया। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस ऑफिस जाना, कुर्सी गर्म करना, बस इतना ही काम था इन लोगों का। और इसकी वजह से अब क्या है कि क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह जो हैं वो लोग वहाँ पर घुसे, एजुकेशन का लेवल बढ़ा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट तो, क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा, क्योंकि डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है। तो उसकी वजह से भी जो यंग पॉपुलेशन है वो एलिनिएट हो रहा है पूरा, उस मतलब पृथकतावादी सोच उसके अंदर डेवलप हो रही है, पनप रही है। और इस तरह से काफ़ी सारे वहाँ पर मिलिशिया ग्रुप बन गए डिफरेंट नाम से, तो उसमें नहीं जाता हूँ। ये थोड़ा पीछे की हिस्ट्री है जिस पर हमने ऑलरेडी। In the long history of Manipur, there was not a single instance of communal riot till December 1992. 1992 दिसंबर तक जो भी हुआ है, जितना भी हुआ, उसके बावजूद कभी भी कम्युनिटीज के बीच में कम्युनल राइट्स नहीं हुए। 1992 में नागा और कुकी के बीच में कम्युनल राइट हुए, उसमें काफ़ी लोग गए पड़े। और नागा और कुकी कौन? नागा ऊपर, कुकी बीच में, सबसे नीचे मैथई। तो मैथई और कुकीज के बीच में नहीं हुआ था, हुआ किसके बीच में? नागा एंड कुकीज के बीच में 1992 में। जो कारण ये सब परेशानियों के जो हैं उसमें से कुछ हैं, नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ हैज लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली ग्रोथ हुआ नहीं है, बट जो भी थोड़ा बुरा हुआ वो नॉन इंक्लूसिव थे, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फोकस में, उसको प्रायोरिटी में रखा ही नहीं गया। अंडर डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ, एंड डिसएंचेंटमेंट अमॉन्ग द पीपल इन द हिल्स, खास करके
जो ऊपर जो कुकी जहाँ पर रहते थे, कुकीज़ या ऊपर नागास, तो क्योंकि उनके एरिया में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं और ये चर्च को तो पसंद आएगा नहीं, क्योंकि उन्हीं लोगों को कन्वर्ट करा रहे थे जा कर के। तो भड़कता गया, आग भड़काता गया, लगाते गए और बढ़ती गई बात। दूसरा है कि वैसे भी अब देखो पॉपुलेशन जो है, देखें तो 67% पॉपुलेशन जो है टोटल मणिपुर का, उसका 67% तराई के एरिया में है, जिसमें से 56% मैतेई है, 6.5% मुस्लिम्स है। ठीक है, तो 56 और 6.5, 62.5% तो तराई एरिया में, और बाकी के कुछ कुछ थोड़े कुकीज हैं, थोड़े नागाज हैं, बाकी गोरखाज हैं, सब मिला करके 67% जो है वो केवल तराई एरिया में। उसमें से भी आधा एरिया जो है वो खेती बाड़ी के काम किया है। तो 3.5% के आसपास जो ज़मीन है पूरे स्टेट का, उसी में 67% पॉपुलेशन रहता है। आप समझ के देखिए कितना डेंसिटी है पॉपुलेशन का वहाँ पर, ज़मीन की क्या वैल्यू है तराई एरिया में। पॉलिटिकल प्रॉब्लम वहाँ पर क्या है कि ये परसेप्शन बनाया गया। देखो हमारा जो डिलिमिटेशन जब हुआ तो उस समय क्या हो, पॉपुलेशन के अनुसार एमपी का सीट या असेंबली का सीट एलोकेट हुआ कि इतने पॉपुलेशन पर एक असेंबली सीट। तो क्योंकि 67% पॉपुलेशन तो आपका तराई में है, तो मैक्सिमम सीट वहाँ पर आ गया। 56% मैथई है, तो जिसको वो वोट कर देंगे उसकी सरकार बन जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हिल एरिया में या माउंटेन एरिया में जो नागा और कुकीज है, उनके अंदर एक असंतोष की भावना जो है पनप रही थी और है। वो नेचुरल सी बात है। सरकारें भी जो बनी, देखो सरकार किसी की भी बने, उनकी जिम्मेवारी है कि सब हर एक एरिया का प्रॉपर उसको डेवलप करो, बायस मत करो। लेकिन पूर्ववर्ती जो सरकारें हुई वो लोग काम करते थे लेकिन बायस्ड तरीके से, उसकी वजह से काफ़ी कम्युनिटी के बीच में ये होने लगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि और कानून जो है वहाँ पर बनवा लिया क्रिश्चियन मिशनरियों ने, या जो भी कहिए, कि लैंड का जो कानून है वो इस प्रकार का है कि अगर मान लो कि आप ट्राइबल हो, जैसे कुकी या नागा, और आप तराई में आकर के किसी मैतेई से उसका ज़मीन खरीद लिया, तो जैसे ही आपने वो ज़मीन खरीदा, आप ट्राइबल है तो वो ट्राइबल लैंड हो गया। अब मैतेई, अगर कोई दूसरा मैतेई चाहे कि वो ज़मीन खरीद ले, नहीं खरीद सकता। ये तो नाइंसाफ़ी है। तो इसकी वजह से मैतेई लोगों में मतलब काफ़ी असंतोष बढ़ रहा है कि ये बायस्ड है, सेम रूल होना चाहिए सबके लिए। अगर वो नीचे आके ज़मीन खरीद सकते हैं तो हमको भी ऊपर जाके ज़मीन खरीदने का परमिशन होना चाहिए, और वो लॉजिकल है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब जो दरारें जो पैदा हो रही है ना कम्युनिटीज़ के बीच में, ये सब का एक जड़ है। और इसलिए बाद में इन लोग, मैथई कम्युनिटी है, इन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि हमको भी एसटी ग्रुप में, शेड्यूल ट्राइब में डालो। उनको शेड्यूल ट्राइब में डाला हुआ है तो उनका वो जो लैंड खरीदते हैं वो शेड्यूल ट्राइब का लैंड हो गया, उसको हम वापस खरीद नहीं सकते। हमको ऊपर में अलाउ नहीं कर रहे हो खरीदने के लिए। और मिशनरी वाले क्या कर रहे हैं कि ऊपर से भेज रहे हैं लोगों को, नीचे जाके ज़मीन खरीदवा रहे हैं और वो पंगे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम की जड़।
तो क्या क्या हमने देखा प्रॉब्लम की जड़, पुअर गवर्नेंस, बहुत खराब गवर्नेंस, और इसके लिए किसको जिम्मेवार हम मानेंगे? जितनी भी सरकारें अभी तक हुई सेंटर में खास के, उन सबको, क्योंकि शुरू से देखो तो नेहरू से लेके नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक, राजीव के समय में एक समझौता हुआ, लेकिन किसी काम का नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करने में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं। मोदी के आने के बाद उस पर काम शुरू हुआ और युद्ध विराम वगैरह चला, लेकिन ये सब जो मिसमैनेजमेंट, मिस रूल, कोई डेवलपमेंट नहीं करना, सौतेला व्यवहार करना उन लोगों के साथ, ये सब कारण हुए। और सडनली ये कि ये नालायक सुप्रीम कोर्ट का उठता है और बोलता है कि मैं एक्शन लूंगा। अबे तू क्या एक्शन लेगा? तेरे एक्शन लेने से वहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो चुप हो जाएंगे। उन लोगों ने जो इतना लोगों को आग लगा दिया, इतने पूरे गांव के गांव जला दिए कुकीज, तेरी नींद नहीं खुली? इतना सिंपल है क्या? यहाँ पर ये रगड़ा जो है ना, बड़ा टेढ़ा मेरा रगड़ा है। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक नालायक उठता है और बोलता है कि सरकार एक्शन ले, नहीं तो मैं एक्शन लूंगा। अबे तेरी औकात नहीं एक्शन लेने की, तो क्या कर लेगा जाके वहां पर? कौन सा एक्शन लेगा? तू ऑर्डर पास करेगा, उससे क्या हो जाएगा? इंसर्जेंट ग्रुप तेरे ऑर्डर को मान लेंगे क्या? और कम्युनिटीज आपस में जो झगड़ा है, उनके बीच में जो दुश्मनी पैदा हो गई है, वो खत्म हो जाएगी तुम्हारे ऑर्डर पास कर देने से? कुछ नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनके बीच में एक आपस में सौहार्द का माहौल बनाना पड़ेगा, वो डेवलप करना पड़ेगा। वो टाइम लगेगा, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो बनने नहीं देंगे, क्योंकि उनको वोट डिवाइड कराना है। चर्च वाले जो हैं क्रिश्चियंस, वो नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। कॉम्प्लेक्स है भाई साहब। चलो, आप इसके बारे में क्या सोचते हो बताना। और अब जहाँ तक अभी आग की बात है, तो ये कुछ फैसले हाई कोर्ट के हुए और उसके इम्प्लीमेंटेशन में, प्लस ये इंसर्जेंट ग्रुप्स वगैरह जो हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई बिजनेस वगैरह है नहीं खास, तो वहाँ पर जो है ना, एक अफीम की खेती धड़ल्ले से होने लगी, जो हाई हिल एरिया जो है तराई से ऊपर, और वो मेन उनका ड्रग्स का ये हो गया बिजनेस। उसके ऊपर से आप अगर देखो तो HIV एड्स वगैरह जो है वो मणिपुर में सबसे ज़्यादा है। तो अब क्यों है वो उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सब परेशानी के कारण है। चलो, तो फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स दोस्तों के पास। अगर आप कोई फिनेंशियली मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इट विल बी मोस्ट अप्रिसिएटेड। उसके लिए मैंने UPI का ये बारकोड डाला हुआ है, आप ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, और भारत हिंदू राष्ट्र की जय होके रहेगा। कोई ताकत नहीं रोक सकती, होके रहेगा।